आज हम भारत के संविधान की एक असाधारण यात्रा पर निकल रहे हैं। ये कोई पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसी दस्तावेज के विकास की कहानी बताते हैं कि कैसे इसने समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से अपनी शक्ल बदली है। बिल्कुल। और आंकड़े तो ये कहानी और भी दिलचस्प तरीके से बताते हैं। 1950 में जब ये लागू हुआ, तब से लेकर आज तक इसमें 106 बार बदलाव हो चुके हैं। 106 बार? जी। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि पिछले 70-75 सालों में भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सच्चाइयां कैसे बदली हैं और हमारे संविधान ने उन बदलावों को कैसे अपनाया है। और आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद भी यही समझना है। ये बदलाव क्यों हुए, किस प्रक्रिया से हुए, और सबसे जरूरी, कुछ सबसे बड़े संशोधनों ने भारत की दिशा कैसे तय की। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि संविधान में बदलाव किया कैसे जाता है। क्या ये उतना ही आसान है जितना कोई आम कानून बदलना? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से संविधान की खासियत समझ आती है। देखिए, बदलाव का रास्ता अनुच्छेद 368 में बताया गया है। और ये दिलचस्प है कि इसकी प्रेरणा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ओह अच्छा। संविधान बनाने वालों ने इसे न तो ब्रिटेन की तरह बहुत ज्यादा लचीला बनाया, जहां संसद आसानी से कुछ भी बदल सकती है, और न ही अमेरिका की तरह बहुत ज्यादा सख्त। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। इसके मुख्य तौर पर 3 तरीके हैं। 3 अलग अलग तरीके? अच्छा, वो क्या है? पहला है साधारण बहुमत। इसका मतलब है कि संसद में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हाँ कह दें। ये सबसे आसान तरीका है, और इसका इस्तेमाल जैसे नए राज्यों को बनाने या मौजूदा राज्यों के नाम या सीमाएं बदलने जैसे कामों के लिए होता है। ठीक है, ये तो रोजमर्रा के प्रशासनिक बदलावों जैसा लगता है। लेकिन जो बड़े बुनियादी मुद्दे हैं, उनके लिए क्या मौलिक अधिकारों को भी इतने ही आराम से बदला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर दूसरा तरीका आता है, विशेष बहुमत। ये प्रक्रिया काफी सख्त है। इसमें 2 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, और दूसरी, सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत मतलब किसी भी सरकार के लिए अकेले ऐसा करना लगभग नामुमकिन है, जब तक कि उसे बाकी दलों का भी जबरदस्त समर्थन न मिले। एकदम सही। मौलिक अधिकारों या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जैसे संविधान के अहम हिस्सों में बदलाव के लिए यही तरीका अपनाना पड़ता है। और एक तीसरा तरीका भी है जो सबसे ज्यादा सख्त है। वो है विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति। अरे वाह, मतलब इसमें तो केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी मनाना पड़ेगा। ये कब इस्तेमाल होता है? इसे ऐसे समझिए कि संविधान भारत को एक बड़े परिवार की तरह देखता है, जहां केंद्र मुखिया है और राज्य सदस्य। अगर मुखिया कोई ऐसा फैसला ले रहा है जो घर के सभी सदस्यों पर असर डालेगा, जैसे शक्तियों का बंटवारा, तो उसे कम से कम आधे सदस्यों की हाँ लेनी पड़ेगी। तो केंद्र और राज्य दोनों की कमाई पर असर डालता है। या फिर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, इन सब मामलों में इसी तीसरे रास्ते का इस्तेमाल होता है। ये बात वाकई हैरान करती है। मेरा मतलब है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान बना और 1 साल के अंदर ही उसे बदलना पड़ गया। ऐसा क्या हो गया था? क्या बनाने वालों से कोई बड़ी चूक हो गई थी, या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली? दूसरा वाला, जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। ये सुधार बनाम अधिकार का एक बड़ा टकराव था। सरकार उस समय जमींदारी उन्मूलन जैसे बड़े भूमि सुधार लागू करना चाहती थी, ताकि जमीन का बंटवारा ठीक से हो सके। अच्छा। लेकिन जमींदार लोग अपने संपत्ति का अधिकार का हवाला देकर अदालत चले जाते थे, और अदालतें सरकार के कानूनों को रद्द कर रही थी। तो सरकार एक तरफ सामाजिक न्याय करना चाहती थी और दूसरी तरफ मौलिक अधिकार आड़े आ रहे थे। बड़ा पेचीदा मामला था। तो पहले संशोधन ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? इसमें 3 बड़ा बदलाव किए हैं। पहला और सबसे विवादास्पद बदलाव था 9वीं अनुसूची का जुड़ना। सोचिए, ये संविधान में एक ऐसी तिजोरी बनाने जैसा था जिसमें सरकार कोई भी कानून डालकर उसे अदालत की नजरों से बचा सकती थी। शुरुआत में इसका मकसद तो नेक था, जमींदारी उन्मूलन को बचाना, लेकिन बाद में इस पर हमेशा ये सवाल उठता रहा कि क्या ये न्यायपालिका की शक्तियों को कमजोर करने का एक रास्ता बन गया। और दूसरा बड़ा बदलाव आरक्षण से जुड़ा था, है ना? जी, दूसरा बड़ा बदलाव था अनुच्छेद 15 में एक नया क्लॉज 4 जोड़ना। इससे सरकार को ये ताकत मिली कि वो समाज के उन तबकों के लिए जो पढ़ाई लिखाई या सामाजिक तौर पर पिछड़ गए हैं,
कुछ खास इंतजाम कर सके। यहीं से असल में भारत में आरक्षण की संवैधानिक कहानी शुरू होती है। और तीसरा, बोलने की आजादी यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए, जैसे देश की सुरक्षा, लोक व्यवस्था या विदेशी संबंधों के आधार पर इसे सीमित किया जा सकता है। इन शुरुआती बदलावों के बाद 1956 में 7वें संशोधन ने तो सचमुच भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हाँ, भारत का नया नक्शा कहना बिल्कुल सही होगा। आजादी के बाद राज्यों को ABCD जैसी अजीब श्रेणियों में बांटा गया था। इस संशोधन ने उन सभी श्रेणियों को खत्म कर दिया और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। नतीजा ये हुआ कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ये भारत की भाषाई विविधता को स्वीकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। और इसके बाद भी भारत को जोड़ने की प्रक्रिया रुकी नहीं। 60 के दशक की शुरुआत में कई छोटे लेकिन महत्वपूर्ण संशोधनों से भारत का आज का स्वरूप बना। 10वें संशोधन से दादरा और नगर हवेली भारत का हिस्सा बने। 12वें संशोधन से गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से आजाद कराकर भारत में मिलाया गया और 14वें संशोधन से पुडुचेरी फ्रांसीसी शासन से मुक्त होकर भारत का अभिन्न अंग बना। तो शुरुआती 2 दशक देश को जोड़ने, सामाजिक सुधार करने और प्रशासनिक ढांचा बनाने में निकल गए। लेकिन फिर 70 का दशक आया जो पूरी तरह से सत्ता के टकराव का दौर था। संसद बनाम न्यायपालिका, इसकी नींव कैसे पड़ी? इसकी नींव 1967 के मशहूर गोलकनाथ केस में पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि संसद इतनी ताकतवर नहीं है कि वो लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन सके या उनमें कोई कटौती कर सके। ये संसद के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और संसद ने इस झटके पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे दी? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठी होगी। बिल्कुल नहीं। संसद ने इसके जवाब में 1971 में 24वां संशोधन पास किया। ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को सीधा जवाब था। इस संशोधन ने साफ कर दिया कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, बदलाव करने की असीमित शक्ति है। मतलब संसद ने कहा नहीं, असली शक्ति तो हमारे पास है जी। और ये भी तय कर दिया कि राष्ट्रपति ऐसे किसी संशोधन बिल को लौटा नहीं सकते, उन्हें मंजूरी देनी ही होगी। इसके तुरंत बाद 25वां संशोधन आया, जिसने संपत्ति के अधिकार को और भी कमजोर कर दिया। इसने ये भी कहा कि अगर सरकार सामाजिक कल्याण के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो किसी के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। और इसी दौर में एक और बड़ा सामाजिक बदलाव हुआ जब राजा महाराजाओं के विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए। हाँ, वो भी बहुत बड़ा कदम था। 26वें संशोधन 1971 के जरिए पूर्व शासकों को आजादी के समय से मिलने वाला प्रीवी पर्स यानी सालाना सरकारी भत्ता और दूसरी सुविधाओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ये समानता पर आधारित समाज बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। और फिर आया 1976 का तूफान यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। इसे अक्सर लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें ऐसा क्या था कि इसे इतना बड़ा नाम दिया गया? क्योंकि इसने संविधान को बड़े पैमाने पर बदल दिया था। ये आपातकाल के दौरान लाया गया था। सबसे पहले तो प्रस्तावना में ही 3 नए शब्द जोड़ दिए गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और मौलिक कर्तव्य भी इसी में जोड़े गए थे। जी हाँ, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य भी शामिल किए गए। सोच ये थी कि अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को उनके देश के प्रति कर्तव्यों का भी एहसास होना चाहिए। इसके अलावा इस संशोधन ने राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया और अदालतों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को भी बहुत हद तक कम करने की कोशिश की। तो क्या इन बड़े बदलावों को संतुलित करने के लिए कोई पलटवार भी हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। 1977 में आपातकाल खत्म हुआ, सरकार बदली और 1978 में 44वां संशोधन लाया गया। इसका मकसद ही 42वें संशोधन से हुए नुकसान की भरपाई करना और संतुलन वापस लाना था। इसने आपातकाल लगाने के नियमों को बहुत सख्त बना दिया। आंतरिक अशांति जैसे गोलमोल शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया ताकि कोई सरकार आसानी से इमरजेंसी न लगा सके। और संपत्ति के अधिकार का क्या हुआ, जो शुरू से ही विवाद का केंद्र था? ये एक बहुत बड़ा फैसला था। 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के ऊंचे दर्जे से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया।
इसका सीधा मतलब ये था कि अब सरकार विकास कार्यों के लिए आपकी जमीन ले तो सकती थी, लेकिन आप यह कहकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। तो 70 का दशक पूरी तरह से संसद और न्यायपालिका के बीच सत्ता के टकराव का था, लेकिन जब ये तूफान थोड़ा शांत हुआ तो 80 के दशक में ध्यान अंदरूनी राजनीति की सफाई पर गया। एक बड़ी समस्या थी नेताओं का पार्टियां बदलना। पार्टी बदल लिया साला। ताक में आयाराम गयाराम की राजनीति कहा जाता था। ये नाम हरियाणा के एक विधायक गयालाल के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने 1967 में एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। एक ही दिन में 3 बार? जी, इस एक घटना ने पूरे देश को बता दिया था कि इस राजनीतिक अस्थिरता से निपटने के लिए एक सख्त कानून कितना जरूरी है। और उसी के जवाब में 1985 में 52वें संशोधन के जरिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसी दशक में देश के युवाओं को एक बहुत बड़ी ताकत मिली। हाँ, ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। 1989 में 61वें संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट डालने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। इस एक फैसले ने रातों रात करोड़ों भारतीय युवाओं को लोकतंत्र की मुख्य धारा में शामिल कर दिया। 90s के दशक को अक्सर लोकतंत्र को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर गांव-गांव तक पहुंचाने का दशक कहा जाता है। बिल्कुल सही। ये काम किया 1992 में आए 73वें और 74वें संशोधनों ने। 73वें संशोधन ने गांव में पंचायती राज को और 74वें संशोधन ने शहरों में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। ये सिर्फ नाम के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें असली ताकत और फंड भी दिए गए। और इन संशोधनों की सबसे खास बात क्या थी जिसने असल में जमीनी स्तर पर बदलाव लाया? सबसे क्रांतिकारी बात थी सत्ता का विकेंद्रीकरण और आरक्षण। इन संशोधनों ने स्थानीय चुनावों में महिलाओं के लिए 1/3 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया। इससे तो लाखों महिलाएं और पिछड़े वर्गों के लोग पहली बार राजनीतिक सत्ता का हिस्सा बने होंगे। बिल्कुल। इसी दशक में 69वें संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया और 71वें संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब हम 21वीं सदी में आते हैं। नए मिलेनियम की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी अधिकार के साथ हुई, शिक्षा का अधिकार। ये एक ऐतिहासिक संशोधन था। 86वें संशोधन 2002 ने 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने शिक्षा को सरकार की मर्जी से हटाकर हर बच्चे का हक बना दिया। इसके बाद शासन प्रशासन में सुधार और अर्थव्यवस्था से जुड़े भी कुछ बड़े बदलाव हुए। हाँ, 2003 में 91वां संशोधन आया। इसने केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया ताकि जम्मू कैबिनेट बनाने की प्रथा पर रोक लगे। तय हुआ कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। और फिर आया भारतीय टैक्स सिस्टम का सबसे बड़ा बदलाव, जीएसटी। जी, 101वां संशोधन 2016। इसने एक देश एक टैक्स की सोच को हकीकत में बदला। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट जैसे दर्जनों अलग अलग अप्रत्यक्ष करों को खत्म करके एक सिंगल टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। हाल के सालों में आरक्षण की नीति में भी कुछ नए अध्याय जुड़े हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हैं। 2018 में 102वें संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। फिर 103वें संशोधन 2019 ने पहली बार आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। और फिर 105वें संशोधन ने राज्यों को ये अधिकार वापस दिया कि वे अपनी ओबीसी सूची खुद बना सकें। और अब हम आते हैं सबसे ताजा पड़ाव पर, 2023 का 106वां संशोधन। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके तहत लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। पर ये लागू कब से होगा? क्या अगले चुनाव से ही? नहीं, ये तुरंत लागू नहीं होगा। ये अगले जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद प्रभावी होगा। परिसीमन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को जनसंख्या के हिसाब से फिर से तय करना। जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तभी आरक्षण लागू होगा। तो 1951 के भूमि सुधार से लेकर 2023 के महिला आरक्षण तक हमारे संविधान ने हर चुनौती, हर बदलाव को अपने अंदर समेटा है।
ये पूरी यात्रा यही साबित करती है कि भारत का संविधान किसी म्यूजियम में रखा हुआ दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जिंदा, सांस लेती हुई हकीकत है। यही लचीलापन और मजबूती हमारे लोकतंत्र की असली पहचान है, जो इसे समय के साथ और ज्यादा प्रासंगिक बनाती है। इस पूरी बातचीत को समेटते हुए मेरे मन में एक आखिरी सवाल आ रहा है। जरूर पूछिए। हमने देखा कि कैसे समाज की बदलती जरूरतों ने संविधान को बदला। अब अगर हम भविष्य की ओर देखें तो कौन सी नई सामाजिक, तकनीकी या फिर पर्यावरणीय चुनौतियां हो सकती हैं जिनके लिए हमारे इस जीते जागते संविधान को शायद एक बार फिर खुद को तैयार करना पड़े, खुद को बदलना पड़े। जय हिंद।